हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं हम उसे देखेंगे। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 जो है 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में है, आप इसे आवश्यक देखें और अपने कॉपी पर साथ साथ नोट करते चलिएगा जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या तो इतिहास, यह जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलता है। पार्ट 1 में हम बता चुके थे, सिक्के से, अभिलेख से, इसके अलावा विदेशी यात्री, अरबी लेखक, यही सभी महत्वपूर्ण। इसके अलावा हम शिलालेख से भी मिलते हैं। हम इसमें देखेंगे 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। देखिएगा पहला क्या तो देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं तो 3 हैं, बता दिए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने अध्ययन स्रोत तो 3 हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत हैं। देखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या तो अभिलेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट। देखिएगा क्या है तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं तो अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। एक है सरकारी अभिलेख और दूसरे है निजी अभिलेख। एक है सरकारी अभिलेख और दूसरे है निजी अभिलेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए तो एशिया माइनर के बोगाजोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया तो 1400 ईसा पूर्व लिखा गया। 1400 ईसा पूर्व लिखा गया है। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं या जुड़े हैं तो देखिएगा मित्र, वरुण, इंद्र, नातस, ये सभी हैं एशिया से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा 1 मिनट। ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा क्या तो पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखा गया तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। देखिएगा आगे क्या है तो पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को और कितने साक्ष्य मिलते हैं तो सिंध प्रांत में मिलते हैं। किस प्रांत में तो सिंध प्रांत में मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए तो सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत ही बारीकी और डिटेल से भी पढ़ेंगे। देखिएगा क्या तो सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस पर लिखे गए तो मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखे गए थे। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखे गए तो भावचित्रात्मक लिपि में लिखा गया। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब? जेम्स प्रेसेम 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रेसेम किस देश के रहने वाले विद्वान थे तो फ्रांस के। कहाँ तो फ्रांस के रहने वाले थे। अशोक ने अपने शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया था तो देखिएगा ब्राह्मणी, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया था। देखिएगा अशोक ने अपने अभिलेखों पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक किया है। देखिएगा आगे क्या तो अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है तो
सार ए कोन्हा जो है गांधार कलाम है, जो गांधार कलाम है इसमें दो भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था? मानसेरा एवं शहबाज गढ़ी अभिलेख, मानसेरा एवं शहबाज गढ़ी अभिलेख में। मानसेरा एवं शहबाज गढ़ी कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में। कहाँ? तो पाकिस्तान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या है आगे, देखिएगा 1 मिनट। देखिए, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो जूनागढ़ अभिलेख पर। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है। ये लोहल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। चालुक्य शासन हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का। ये लोहल अभिलेख को किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने लिखा। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के विषय के बारे में लिखा गया है। देखिएगा, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो एरन अभिलेख में को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया? तो सातवाहन नरेश पुरलुभावी ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया? तो मालवा नरेश यशोवर्धन ने लिखवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी की गुफा में अभिलेख लिखाकर किस धर्म के दीक्षाओं को दान में दे दिया? आजीवक संप्रदाय के भिक्षाओं को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मोगलीपुत तीसे। देखिएगा 1 मिनट। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लीजिए 1 मिनट। महत्वपूर्ण अभिलेख, इसी को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एक तरफ है अभिलेख, दूसरी तरफ है शासक। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़ है गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभ श्री से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। ये लोहल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख क्या? तो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। आगे देखते हैं क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो दशरथ ने। किसने करवाया? तो दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता है? मंदिर एवं मूर्तियों पर। निजी अभिलेख कहाँ खुदवाया जाता है? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता है। देखते हैं आगे क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट। हाँ, देखिएगा क्या? तो देखिए, पुष्य मिति सुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें कहाँ से या किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो अयोध्या अभिलेख से। क्या? तो हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया? तो विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलता है। भारत में सिक्के के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में हुआ? तो 6वीं शताब्दी से। भारत में सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने की सिक्का जारी की? तो कुषाण जो थे सबसे शुद्ध सोना के सिक्के जारी किए थे। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने सिक्के जारी किए? तो गुप्त वंश के शासक ने।
भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में जारी हुआ? तो मौर्योत्तर काल में। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में जारी हुआ? तो मौर्योत्तर काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, ये जो है यहाँ से 4 से 5 पॉइंट आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ से एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान है लेकिन कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के को किस वंश ने जारी की? तो सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने। भारत में प्लेटिन के सिक्कों को किस वंश ने जारी किया? तो सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने जारी की थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का करवाया था। आगे देखते हैं, किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र का अंकित हुआ? तो समुद्रगुप्त। किसका? तो समुद्रगुप्त का चित्र अंकित हुआ है। एक मिनट देखते हैं क्या है, तो देखिएगा, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाया? लक्ष्मी के चित्र को अंकित मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने करवाया था। आगे देखते हैं हम, ब्यार्ग शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने करवाया था। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमियस मेटिकस। क्या है? न्यूमिस मेटिकस। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य आदि का भी अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैलियों में की गई? तो 3 शैली में। भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैली में किया गया? तो 3 शैली में। वह कौन कौन से शैली है? तो देखिएगा, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैशाली शैली। वैशाली शैली में किया गया था। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो दशावतार का मंदिर। दशावतार का मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलैया लोहगान मंदिर है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में माने जाते? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही माने जाती हैं। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती है? तो पत्थरों से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिली है? क्या? तो दीदारगंज से बिहार में यक्षिणी की भी मूर्तियाँ मिली हैं। देखिएगा, गांधार शैली की मूर्तियाँ पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा? तो यूनानी कलाकारों का। गांधार कला की मूर्तियाँ पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? क्या? तो अपोलो देवता का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा, एक मिनट। देखिएगा, मथुरा काल के मूर्तियाँ पर अधिक प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय कलाकारों का। मथुरा काल की मूर्तियाँ पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता का। मथुरा काल में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो 7 समुद्र में स्थापित करते हुए, 7 समुद्र में तपस्या करते हुए मथुरा काल में दिखाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। किसे? तो बौद्ध धर्म से। देखिएगा आगे क्या है, तो एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। एलोरा की गुफा में तीनों धर्म का चित्र अंकित मिलता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। देखिएगा आगे, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किस अभिलेख से या प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किस तरह से मिलते हैं? तो उत्खनन से प्राप्त होते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त होते हैं। देखिएगा, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कहाँ? तो नवपाषाण काल में। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण किस काल में? तो नवपाषाण काल में हुआ था। देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार नवपाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में किया था, जबकि मानव के द्वारा आग का प्रयोग नवपाषाण काल में, जबकि आग का आविष्कार पूछेंगे तो पुरापाषाण काल में है। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पर्वत एवं गुफा में रहते थे। देखिएगा,
पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते तो शिकार करते थे। देखिएगा, जंगली जानवरों को मारकर। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे तो वस्त्र नहीं पहनते थे। पूरा पाषाण के काल के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए तो सोहन नदी घाटी से। पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से तो सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी किस देश में है? सोहन नदी घाटी किस देश में है तो पाकिस्तान में। कहाँ तो पाकिस्तान में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया है तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कब हुआ है तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ तो अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ तो 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ है उसे किस नाम से जानो तो एक मिनट देखिएगा, होमोनिडस के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक हुआ तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व हुआ है। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। देखते हैं आगे क्या है, एक मिनट देखिएगा। मध्य पाषाण काल के लोग मनुष्य का मुख्य भोजन क्या होता था? शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्य पाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बना गए हैं तो कुत्ता को। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से कब तो 7000 ईसा पूर्व। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से हुआ तो नवपाषाण काल से हुआ है। भारत में पहली बार कृषि किस स्थान से प्रारंभ हुआ तो मेहरगढ़। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ से है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान से। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे तो नवपाषाण काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे। देखते हैं आगे क्या तो एक मिनट देखिएगा। देखिए क्या तो अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। यहाँ से गर्तावास की भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास की साक्ष्य अर्थात मनुष्य जो थे गड्ढे में रहते थे। नवपाषाण काल में चावल उपजाने की प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। बिहार के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण बने तो क्या तो चीसंद एवं सोनपुर से। आगे देखते हैं क्या तो एक मिनट देखिएगा। वर्तमान में चीसंद स्थल बिहार के किस जिले में पड़ते हैं तो सारण जिले में। कहाँ पड़ते तो सारण जिले में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में वस्त्र का प्रारंभ हुआ था। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई थी? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजारों को पॉलिश कब किया गया था? नवपाषाण काल में किया गया था। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं तो भोपाल के भीमबेटका गुफा में। किस राज्य में पड़ते हैं तो मध्य प्रदेश में। कहाँ तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं सांस्कृतिक लोगों के द्वारा तो सुमेरियन सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब की तो 5000 ईसा पूर्व। देखते हैं आगे क्या तो भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोग लिपि भाषा का प्रयोग किए थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग। भारत में बड़े बड़े गांवों की स्थापना पहली बार ताम्रपाषाण काल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो ताम्रपाषाण काल के लोग मरने के बाद कहाँ दफनाए थे? कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे मरने के बाद कमरे के नीचे ही दफनाए दिए जाते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल।
ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। मालवा कायस्थ, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण की संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? तो मध्य प्रदेश से मिले। कहाँ से मिले? तो मध्य प्रदेश से मिले। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हम आपको बता दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो है MCQ अर्थात वन लाइन क्वेश्चन के रूप में है। जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से प्रश्न बनते थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको करवा दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप आवश्यक देखें, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।